नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। जिन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी उनमें आज की पहली बड़ी खबर है सत्ता की भूखी कांग्रेस। पीएम मोदी ने आज कांग्रेस पर डीएमके पार्टी का साथ छोड़ने को लेकर हमला किया और कांग्रेस का टीवीके के साथ सत्ता साझेदारी को कांग्रेस की भूख करार दिया है। इस खबर पर हम करेंगे चर्चा। आज जिस दूसरी बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी वो है केरलम में सीएम पर सस्पेंस क्यों। केरलम में नतीजों के 6 दिन बाद भी सीएम के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी फैसला नहीं कर पाई है, जिसको लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर ही सवाल उठ रहे हैं कि इस खबर को भी दिखाएंगे हम विस्तार से। आज की तीसरी बड़ी खबर है तमिलनाडु में विजय राज। तमिलनाडु में आज टीवीके की सरकार बन गई और 9 मंत्रियों के साथ विजय सरकार ने शपथ ग्रहण कर लिया है। इस खबर पर भी होगी विस्तार से नजर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। तेलंगाना से कांग्रेस के करप्शन और परिवारवाद पर बरसे पीएम मोदी। कहा, भाजपा की डबल इंजन सरकार ही कर सकती है जनता की उम्मीदों को पूरा। राज्य में किया 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास। प्रधानमंत्री का बेंगलुरु से कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस सत्ता की भूखी पार्टी। डीएमके की पीठ में घोपा छुरा। कहा, एनडीए के पास गुड गवर्नेंस का भरोसा, कांग्रेस के पास झूठी गारंटी। कमान संभालते ही एक्शन में तमिलनाडु के सीएम विजय। 200 यूनिट फ्री बिजली समेत 3 बड़े ऑर्डर पर किए हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री कार्यालय में 2 आईएएस अफसरों को किया नियुक्त। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पीडीए के खिलाफ बीजेपी का प्लान तैयार। योगी मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। कैबिनेट में 6 नए चेहरे शामिल। 2 मंत्रियों का हुआ प्रमोशन। दूसरी बार असम की कमान संभालने की तैयारी में हिमंता विश्व शर्मा। पेश किया सरकार बनाने का दावा। 12 मई को होगा शपथ ग्रहण। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए कई संकल्पों का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें पेट्रोल डीजल का संयम से प्रयोग करना होगा। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए देशवासियों से वैकल्पिक साधनों को चुनने का आह्वान किया। हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल मीटिंग जैसी व्यवस्थाएं की गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय की मांग है कि हम उन व्यवस्थाओं का फिर से प्रयोग शुरू करें।
हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। प्रधानमंत्री ने विदेशों में शादी आदि के आयोजन और अनावश्यक विदेश यात्राओं की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा खर्च होने से बचाने के लिए 1 वर्ष तक ऐसी विदेश यात्राएं टालने का आह्वान किया। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं। बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सोने की खरीद से बचने का भी आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें देश हित में तय करना होगा कि 1 वर्ष के लिए किसी भी आयोजन के लिए सोने के गहने ना खरीदें। हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। पीएम मोदी ने देश में कॉपर आपूर्ति के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ऐसी स्थिति है कि हमें इसके लिए आयात पर निर्भर होना पड़ गया है। ये समय एक और बड़े सबक का भी है। एक समय था जब हम कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सामने स्थिति ऐसी बन गई कि अब हमें कॉपर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में हड़तालें करवाकर कॉपर प्लांट्स को ठप करवा दिया गया और अब हालत ये हो गई कि हमें कॉपर बाहर से मंगाना पड़ता है और उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिए मैं ऐसे
सभी मजदूर संगठनों से भी कहूंगा कि हमें ऐसी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनने से जो भी कदम रोकते हैं उनमें हमें दूरी बनानी होगी और जो लोग ऐसी साजिशों में जुटे हैं उन पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। प्रधानमंत्री ने खाद्य तेल के प्रयोग को सीमित करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश के खजाने की सेहत तो बेहतर होगी ही, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री ने फर्टिलाइजर का प्रयोग भी कम करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि इससे हमारे खेतों की सेहत भी सुधरेगी। विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है, हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ें। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि में सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें खेतों में सोलर पंप का उपयोग बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल के संदेश को आगे बढ़ाते हुए स्वदेशी सामान की खरीद की भी अपील की। आज वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा। साथियों, भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। हम खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप का उपयोग करने का जोर देना होगा। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है। चाहे जूते हो, पर्स हो, बैग हो, हमें स्वदेशी पर बल देना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपके पास विदेशी चीजें खरीदी हुई है
विदेशी ब्रांड की है उनको जाकर के फेंक दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मेरा आग्रह है कि नए विदेशी प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदने चाहिए। उधर बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने हाल के चुनाव परिणामों में भाजपा एनडीए सरकार के गुड गवर्नेंस पर जनता की मोहर बताते हुए कहा कि वैश्विक अस्थिरता के दौर में देश की जनता स्थिर सरकार, तेज विकास और राष्ट्र नीति आधारित राजनीति को चुन रही है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने, अपने ही नेताओं और सहयोगियों को धोखा देने तथा झूठी गारंटी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ना विजन है और ना ही शासन का एजेंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। HAL ग्राउंड पर आयोजित सभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल में आए चुनाव परिणाम एनडीए भाजपा सरकार के सुशासन पर जनता की मोहर हैं। वैश्विक अस्थिरता के बीच जनता स्थिर सरकार और राष्ट्र नीति वाली राजनीति को चुन रही है। अस्थिरता में घिरी इस दुनिया में भारत की जनता स्थिरता का मंत्र दे रही है। भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें स्कैम नहीं सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करती है, अपने ही नेताओं को धोखा देती है। ऐसी कांग्रेस पूरी तरह से निराशा में डूबी हुई है और सिर्फ अपशब्द और गालियां दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि झूठी कांग्रेस के पास झूठी गारंटी है। गुड गवर्नेंस क्या होता है ये कांग्रेस को पता नहीं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस वालों को तमिलनाडु में सरकार गठन की बहुत फिक्र है, लेकिन केरलम में जहां उनका ही बहुमत है वहां अभी तक शाही परिवार मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाया है। कांग्रेस की सत्ता की किताब में गवर्नेंस का चैप्टर तो है ही नहीं है। यहां कर्नाटका में भी पिछले 3 साल से हम यही देख रहे हैं। जनता की समस्याएं सुलझाने के बजाय यहां की सरकार का ज्यादातर समय आपस के झगड़े सुलझाने में लग रहा है। ये तय नहीं हो पाता है कि ये मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे। ये तय नहीं हो पाता कि दूसरे को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लटकाए रखा है। इतना ही नहीं, ये मैं देख रहा हूं इनकी इकोसिस्टम तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी और इनकी इकोसिस्टम दिल्ली में बैठे बैठे देश को गुमराह करते थे कि देखो 4 तारीख को नतीजे आ गए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है। अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो। ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है, नेता नहीं तर्क पर रहे। 2.5 साल की फॉर्मूला करे कि 1-1 साल के 5 मुख्यमंत्री की फॉर्मूला करे, अभी तक उनको नतीजा हाथ नहीं लग रहा है। हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक की कांग्रेस सरकारों के खस्ताहाल पर प्रधानमंत्री ने प्रहार किया। पीएम ने कहा कि हालात ये हैं कि हिमाचल सरकार तो कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही है। अपने पार्टी के नेताओं को भी वादे करना और फिर पीठ में छुरा भोंकना। छत्तीसगढ़ में वही किया, राजस्थान में वही किया, कर्नाटका में अभी भी वो खेल चल रहा है। अब केरला की बारी है। साथियों, हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार के हालत सुनकर के आप हैरान हो जाओगे। ये इनकी इकोसिस्टम है, मीडिया वाले बाहर बात आने नहीं देते।
हिमाचल की हालत ये है, वे सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। इधर तेलंगाना में क्या हाल है? किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यानी कांग्रेस जहां पर भी है, वहां या तो शाही दरबार की खातिरदारी में खजाने की लूट हो रही है या लूटे हुए पैसों के लिए झगड़ा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि दशकों से कांग्रेस महिला आरक्षण का झूठा ढोंग कर रही है। पहले बिल लाती थी और अपने सहयोगियों से विरोध करवाती थी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण को लागू होने से जुड़े अधिनियम को पारित नहीं होने दिया। पीएम ने कहा कि अगर संशोधन बिल पास हो जाता तो कर्नाटक की सीटें बढ़ जाती। कर्नाटक से भी महिला विधायक और सांसद निर्वाचित होती, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं होने दिया। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री का कांग्रेस पे जो जोरदार हमला था, इसी बड़ी खबर पे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ, स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सब टच, MDH। कैश है ना? पापा, इतने पैसे? रख ले बेटा, काम आएंगे। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त ही फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री का कर्नाटक से कांग्रेस पर वार। इस बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष, सत्ता के लिए समझौता फिर सहयोगियों से धोखा। ये कांग्रेस को लेकर पीएम मोदी का बड़ा हमला है। इस खबर पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। धनंजय गिरी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। विजय कौशिक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आर राजागोपालन जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। विजय कौशिक की शुरुआत आपसे, क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरीके से डीएमके से दशकों पुराना सहयोग संबंध छोड़ के, दोस्ती तोड़ के आप सत्ता के लिए गए टीवीके के साथ में, सीधे तौर पे कांग्रेस की विचारधारा और दोस्ती और जो गठबंधन है इंडिया अलायंस का, उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपका नेतृत्व भी सवालों के घेरे में है। देखिए, मोदी जी ने आधा सच कहा है, आधा झूठ कहा है। उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि हम अपने सहयोगियों के साथ धोखा करते हैं, जबकि हकीकत यह है इतिहास में हमने धोखे खाए हैं लेकिन धोखा नहीं किया। ये कांग्रेस की खूबी है। कांग्रेस ने जिन जिन क्षेत्रीय दलों के साथ समझौते किए, उन प्रदेशों में आज आप हमारी स्थिति देख सकते हैं।
और जहां तक टीवी के का सवाल है, उस राज्य में दोबारा चुनाव ना कराने पड़े, जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने बगैर किसी स्वार्थ के अपना समर्थन दिया है। तो इसमें भाजपा के पेट में दर्द क्यों है? सर, आपके सहयोगी ने निंदा प्रस्ताव अपने यहाँ पास किया, उसके बाद लोकसभा के सचिवालय को चिट्ठी लिखी कि साहब हमारी कांग्रेस साथ बैठने की व्यवस्था बदल दीजिए। आपके सहयोगी नाराज हैं, इसलिए सबसे ज्यादा तो दिक्कत वहां से हो रही है आपको। देखिए, सहयोगी नाराज हैं, क्यों नाराज हैं? हो सकता है भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हो। कल तक डीएमके हमारी सहयोगी थी। सर, डीएमके भाजपा के इशारे पे आपसे नाराजगी जाहिर करेंगे? मेरी बात सुनिए ना जी। ये नैरेटिव का समय है और माननीय मोदी जी कांग्रेस के खिलाफ किसी भी तरह का नैरेटिव गढ़वाने में हमेशा अपनी ताकत के दम पर सफल रहते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो सहयोगी हैं डीएमके, वो प्रधानमंत्री मोदी के कहने पे आपके खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं। अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख हैं वो फोटो शेयर करते हैं कि साहब मुश्किल वक्त में हम आपका साथ नहीं छोड़ते अपने दोस्तों का। ये सारे तमाम आपके सहयोगी भाजपा के कहने पे काम कर रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ ना भाई, सच तो सच होता है ना भाई। मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव आज अगर कुछ बात कह रहे हैं तो जरा इतिहास उठाकर तो देख लें कि कांग्रेस ने उन्हें जिंदा किया, उनको सत्ता में लाई, उनकी मदद की, कहां हम पीछे हटे। लेकिन मुद्दा अगर किसी राज्य में उस परिस्थिति का जैसे दिल्ली में बनी थी कि हमें ना चाहते हुए भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनवानी पड़ी थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि दिल्ली की जनता पर चुनाव थोपे जाए। लेकिन रिजल्ट क्या रहा कि हम आज तक दिल्ली की सत्ता में वापसी नहीं कर पाए हैं। तो सर, ये फैसला तो कांग्रेस पार्टी के था। धनंजय जी, अगर तमिलनाडु में सरकार बनाने की स्थिति के लिए, मतलब दोबारा चुनाव ना कराने पड़े, इस स्थिति से राज्य को बचाने के लिए कांग्रेस ने तमाम चीजों को ताक पे रखकर अगर सरकार बनाने में भूमिका निभाई है, तो आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही? क्यों आप कह रहे हैं कि साहब उन्होंने गलत किया? धनंजय जी। के लिए बड़ा माकूल है कि राजनीति का रंग भी बड़ा अजीब होता है, सबसे बड़ा दुश्मन सबसे करीब होता है। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति वैसी ही है कि कांग्रेस के सहयोगी उसके शत्रु हैं, आगे शत्रुओं के सहयोग से वो चल रही है। अब स्थिति यह है कि उसके सहयोगी उसके साथ बैठने के लिए नहीं तैयार है। जब बैठने तक की नौबत आ गई कि सहयोगी करेंगे, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता, उनके साथ नहीं रह सकता हूं, पुरानी बातें कांग्रेस को याद दिलाई जा रही हैं, तो कांग्रेस इतिहास होती जा रही है। और कांग्रेस को सत्ता से बहुत लगाव है। कांग्रेस को हर हाल में सत्ता चाहिए और सत्ता के बिना कांग्रेस सूख जाएगी, सुखाड़ आ जाएगा, कांग्रेस को समाप्त हो जाएगी। और कांग्रेस से टूट करके जितनी कांग्रेस बनी, कह रहे थे भाई तृणमूल कांग्रेस, यानी कि तृणमूल का मतलब ग्रास रूट कांग्रेस, वो कांग्रेस को ग्रास रूट का पार्टी नहीं मानती। दूसरी एक पार्टी टूटी, वो बनी राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो तो कांग्रेस को राष्ट्रवादी ही नहीं मानती, गैर राष्ट्रवादी मानती है। वैचारिक इतनी असमानताओं के बीच में कांग्रेस सत्ता के लिए, और सारा समझौता कांग्रेस सत्ता के लिए करती है। सर, आप कह रहे हैं कि वो सत्ता के लिए, वो कह रहे हैं कि राज्य में दोबारा चुनाव ना कराना पड़े इसलिए वो उन्होंने किया है। वो तो ये तर्क दे रहे हैं भाई, उनके अपने राज्य में तो पहले सरकार बनवा ले, जहां केरल में उस सत्ता में जहां उनको पूरा बहुमत मिल गया है, वहां तो सरकार बन नहीं रही है। और जहां न 3 में न 13 में होते हैं, वहां उनको सरकार बनाने की चिंता होती है। उन्होंने ठीक कहा कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने समर्थन दिया, वही अरविंद केजरीवाल जिसने कांग्रेस के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ पानी पी पी करके गाली दी थी, इतनी अभद्र बातें कही थी, इतनी गंदी बातें कही, इतनी जलील बातें कही थी जो कि सुनने के लायक नहीं थी। बावजूद कांग्रेस पार्टी ने उसे समझौता कर लिया। किस लिए? सिर्फ सत्ता के लिए। कांग्रेस को सत्ता चाहिए। आज देश का जनादेश जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़ा हुआ, इसलिए इसी तरह से नहीं खड़ा हुआ। हम लोग लगातार सेवा में हैं, जनता की सेवा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक पदार्पण के बाद इस देश में एक प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर आया है, लोगों को विश्वास का माहौल जहां एलन ऑक्टेवियो ह्यूम के बाद विलियम वेटनबर्ग से लेकर जॉर्ज यूल से लेकर दिनेश एंड्रू तक की कांग्रेस जो विदेशी चारों लगातार भारत सरकार के सेक्रेटरी, उस समय के ब्रिटिश के वायसराय के सेक्रेटरी, उनकी शुरू की गई कांग्रेस, आज सोनिया कांग्रेस के, राहुल कांग्रेस के, जो भी कहें, तो ये जो कांग्रेस पार्टी का चरित्र शुरू से रहा, ये उस समय प्रेशर पंप को काम करती थी और आज ठीक है। राजा गोपालन जी, डीएमके के साथ सहयोग छोड़ना, टीवी के साथ सत्ता में जाना, इस बात के बाद से लगातार जहां बीजेपी तो सवाल खड़े कर रही, लेकिन चर्चा तमाम कांग्रेस के उन पुराने इतिहास को लेकर भी होने लगी है, जब केंद्र की कई सरकारों के साथ में, थर्ड फ्रंट की सरकारों के साथ पहले समर्थन देना, वापस करने के बाद में तमाम राज्यों में भी कांग्रेस ने ये किया है। वही इतिहास को आज एक नई परिपाटी के साथ में डीएमके में देखने को मिल रहा है तमिलनाडु में। राजा गोपालन जी, तमिलनाडु में स्थिति ये विचित्र स्थिति है
जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का सरकार आए थे, फर्स्ट अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली, उन्होंने वायदा किया है मैं कांग्रेस से शपथ नहीं लूंगा समर्थन, लेकिन अगली बार समर्थन लिया, 1-2 महीने में समर्थन वापस किया। चौधरी चरण सिंह का हो, देवेगौड़ा हो, इंदर कुमार गुजराल हो, जो भी हो, सरकार को समर्थन करने के लिए तैयार होते हैं, फिर वापस करते हैं। आज राहुल गांधी ने चेन्नई में जाकर के टीवी के तमिल वेट्री कड़गम का शपथ ग्रहण में समर्थन किया है, अच्छी बात है। नेशनल का एक अपोजिशन पार्टी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन पिछले 20 साल 25 साल से राहुल गांधी का जो दोपना है, डबल स्टैंडर्ड है। 5 एमएलए है, 5 एमएलए जीता है, 5 एमएलए जीतने के बाद स्टालिन से एक भी बात नहीं किया है। जिस स्टालिन ने चुनाव के पहले 28 सीट दिया था आपको, 28 सीट में कांग्रेस ने वोट दिया था डीएमके का, डीएमके ने वोट दिया था कांग्रेस का। उस टाइम पर ये वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी कहते थे। अभी क्या है, 5 एमएलए आ गया है, ये लोग अलायंस चोरी नहीं कर रहे। मिस्टर एमके स्टालिन के बाद 1 मिनट भी बात नहीं किया। 4 तारीख चुनाव का परिणाम आ रहा है, 5 तारीख सुबह ये जो टीवी के पास खड़े होने लग गया। बाकी के पास सीपीआई सीपीएम विडुदलाई सिरते कक्षी करके 4 लोग हैं, उनको भी लेके गया। मिस्टर विजय से इन्होंने चुप्पी चोरी करके संबंध रखा है बिना एमके स्टालिन का बोल करके। ये सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग ये गलत है। सेकंड थिंग, तमिलनाडु में कांग्रेस तो मर चुकी है, 60-70 साल से कांग्रेस है नहीं है, जैसे बाकी स्टेट में है। लेकिन अभी सत्ता का बुक है। जो प्रधानमंत्री ने कहा ठीक कहा, क्योंकि 2 मिनिस्टर के लिए एमके स्टालिन को छोड़ दिया। एमके स्टालिन से बोला था डीएमके से हम लोग सत्ता में चाहिए। बिल्कुल एक तरीके से छुरा घोंपने की बात, शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया है। विजय कौशिक जी, सवाल ये है कि जो कंफ्यूजन कांग्रेस की रणनीति में दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव से पहले डीएमके के साथ, नतीजे के बाद में अब वो टीवीके के साथ विजय की सरकार में शामिल हुए हैं, ये वो कंफ्यूजन है जो कांग्रेस की भीतर की लड़ाई है, जहां पे एक बार तय हो पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वही आपस की लड़ाई अभी केरल में नेतृत्व का चेहरा तय ना कर पाने को लेकर भी दिखाई पड़ रही है, और वही आपसी लड़ाई शायद कांग्रेस सबसे भारी पड़ रही है। विजय जी, हमारी नीतियों से भाजपा में कंफ्यूजन है। हमारी कांग्रेस पार्टी हाईकमान को किसी किस्म का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी भाजपा पर्व का भी नेतृत्व कर पा रहे थे। इससे पहले मोदी जी देश की जनता को संदेश दे रहे थे, कई तरह के संदेश दे रहे थे, सोना मत खरीदो, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो। तो माननीय मोदी जी, देश की संसद से आपने इस बात की शुरुआत क्यों नहीं की? देश की संसद की कैंटीन में ऑयल फ्री खाना होगा। इसके अलावा जो सांसदों की सुरक्षा पर कई गाड़ियां उनके आगे पीछे चलती हैं, सर उस मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि वो जो देश की जनता से अपील की है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो एक विषय अलग है। मुद्दा ये है कि कांग्रेस का कंफ्यूजन ही ये तमिलनाडु में डीएमके से हटके टीवीके की ओर ले गए, जो अंदरूनी लड़ाई। मेरा सवाल वो है सर विजय जी, माननीय मोदी जी को अपनी पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए, कांग्रेस को कैसे चलना है। हाँ, अगर हमारे सहयोगी कह रहे हैं, हो सकता है कि कल को ये कहें कि आज के समय में जो हमने कदम उठाया है वो प्रदेश के हित को देखते हुए, देश के हित को देखते हुए उठाया है, तो उस समय मोदी जी क्या कहेंगे? अच्छा, दोस्ती छोड़ देना, दोस्ती तोड़ देना, जिससे आपका दोस्त नाराज हो गया, क्या ये कांग्रेस को इससे फर्क नहीं पड़ता? विजय जी, मतलब आपकी व्यक्तिगत राय, आपकी राय, मतलब क्या इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक दोस्त नाराज बैठा है हमसे? जी, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि देश के जो अनुकूल हो, देश हित में, समय के जो अनुकूल हो प्रदेश हित में, वो काम कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। और राजनीति में सब जितना भी आप जानते हैं खूब अच्छी तरह, वक्त का खेल है कि आज अगर हम वहां पर टीवीके की सरकार में अपना और खेल वहां पर रच देती जो प्रदेश के हित में ना होता। धनंजय जी, देश हित में, प्रदेश हित में जो था वो कांग्रेस ने फैसला लिया है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देश हित का फैसला लिया है कांग्रेस ने। धनंजय जी, सबसे बड़ी बात की हमें राय दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को अपने पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। भाई साहब, हमारा एक्सपेंशन 87%, 87% ऑफ द भूभाग, इस देश के 87% भूभाग पे नरेंद्र मोदी जी के पार्टी पर ध्यान देने और उनके स्वीकार्य नेतृत्व के कारण ही है।
आज जनशक्ति नरेंद्र मोदी जी के पास है और एक विशाल जीवन का व्यापक परिभ्रमण, विस्तृत जानकारी, एक विजय जी प्लीज, विजय जी आपका पॉइंट आ गया, धनंजय जी को अपनी बात करने दीजिए। हाँ जल्दी से जी। आत्महंता आस्था, वो अमोघ आत्मविश्वास के साथ जिस तरह से देश और पार्टी को लेकर के बढ़ रहे हैं, उसी का नतीजा है कि 87% भूभाग पर है। दूसरी बात आप जो कह रहे थे भाई 25-30 साल से आपके डीएमके के साथ संबंध रहे हैं, ये तो प्रधानमंत्री ने कहा 2014 से पहले 10 साल केंद्र में आप उनके सपोर्ट से सरकार चलाए। आज आपको सरकार बनानी थी, जैसा कि अभी भाई साहब कह रहे थे, तो क्या कर रहे थे? आपने अपने सहयोगी से बात नहीं की, आप अचानक चले गए उसको सपोर्ट करने के लिए। राष्ट्रहित में भाई आइए, क्या कारण है? कांग्रेस कंफ्यूज है कि फ्यूज है कि डिफ्यूज है? जनता के द्वारा तो पूरी तरह से आप रिफ्यूज हैं और आप चिंता में पड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये कंफ्यूजन कहीं निर्णय में दिखाई पड़ता, थोड़ा वक्त एक थी कांग्रेस हो जाएगी। जी, वक्त की थोड़ी सी सीमा है। राजगोपालन जी जल्दी से, क्या इस फैसले का, कांग्रेस के इस फैसले से राष्ट्रीय राजनीति, जो विपक्ष की राष्ट्रीय राजनीति है, उस पर भी एक असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल पड़ा है। जो डीएमके ने स्पीकर लोकसभा ओम बिरला को चिट्ठी लिख दिया है, हम लोग कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे, अलग बैठेंगे। इंडी टूटे नहीं, इंडी का जो अलायंस है वो टूट गया है। अखिलेश यादव ने छोड़ दिया, ओमर अब्दुल्ला ने छोड़ दिया है, उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया। अभी आखिर में दिल्ली में जो मिस्टर राहुल गांधी के साथ डीएमके भी नाता छोड़ दिया। 5 एमएलए है कांग्रेस में जीता है, उसमें 7 समर्थन दे रहे, एक डीएमके के समर्थन दे रहे। ये क्या झूठ है? जो खटाखट मॉडल है राहुल गांधी का, ये तमिलनाडु में 5 एमएलए है, इसको रख करके राहुल गांधी ने 2029 का जो चुनाव है उसमें 25 सीट मांग रहे लोकसभा का। ये क्या खेल है पता नहीं है। एमके स्टालिन का चोरी मारा है बैक साइड से, ये बिल्कुल राहुल गांधी का, कांग्रेस का गलत है, क्योंकि माँ बेटा के बीच में डिफरेंसेस ओपिनियन है। सोनिया गांधी ने चाहती है डीएमके के साथ रहना है, लेकिन बेटा ने बिल्कुल ये खबरें भी लगातार चल रही हैं कि कांग्रेस में अंदर में इस बात को लेकर कंफ्यूजन है और आपस में लड़ाई है कि आखिर किस तरह से रहना। फिलहाल सर वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे केरलम से, जहां पर सीएम के चेहरे पर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी फैसला नहीं ले पा रही। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। MDS का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाई जीरा सिप। MDS का जलजीरा जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। दादी, हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे, फिर भी हमारी आस्था पे आँच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ। विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। भाई साहब, खुले में मत थूको, इससे टीबी और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अरे भाई, एक मेरे थूकने से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? एक मेरे अकेले से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? क्या आपको अभी भी लगता है कि एक के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता? मास्क पहनिए, खुले में मत थूकिए, मुंह ढककर खांसिए और अपने आसपास सफाई रखिए। बस अपनी आदत थोड़ी सी बदलकर टीबी को फैलने से रोक सकते हैं। अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखिए। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
और ब्रेक के बाद अब बात केरलम की। 5 राज्यों में चुनाव तो साथ साथ हुए थे और नतीजे भी सभी राज्यों में एक साथ ही सामने आए। बंगाल और तमिलनाडु में सरकार बन गई तो असम और पुडुचेरी में शपथ ग्रहण की तारीखों का ऐलान हो गया। लेकिन केरलम में जहां कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली, वहां कांग्रेस पार्टी अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर नहीं लगा पाई है। केरलम से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस की बैठकों का दौर चल रहा है। सीएम के दावेदार अपने शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अनिर्णय की स्थिति में नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी भी कई खेमों में बटी दिखाई पड़ रही है। केरलम में चुनाव नतीजों को आए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के भीतर सस्पेंस और खींचतान अब और तेज हो गई है। सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला के बीच चल रही दौड़ के बीच अंतिम फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया गया है। दिल्ली में लंबी बैठक के बाद भी नाम तय नहीं हुआ, जबकि कार्यकर्ताओं के सड़क पर प्रदर्शन के बाद अब पार्टी नेतृत्व ने स्थिति को काबू में लेने की कोशिश तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पद के फैसले में देरी पर कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने कहा, फैसला लेने में कभी कभी वक्त लगता है। जो फैसला होगा पार्टी कार्यकर्ताओं को स्वीकार करना होगा। पार्टी में ये आम बात है, फैसला आने दीजिए। नेतृत्व के फैसले को स्वीकार करना हर कांग्रेस कार्यकर्ता का दायित्व है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, केरलम के संबंध में अभी विचार विमर्श हो रहा है। पर्यवेक्षक सही आकलन कर हाईकमान को रिपोर्ट देते हैं, उसी के हिसाब से मुख्यमंत्री का नाम तय होता है। केरला के संबंध में अभी तक विचार विमर्श हो रहा है। जब चुनाव हो जाता है तो पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं और पर्यवेक्षक जाकर के मन टटोलते हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और मेजॉरिटी किसके साथ है वो रिपोर्ट करते हैं हाईकमान को। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है, केरलम के मुख्यमंत्री पद को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। कांग्रेस परिवारवाद वाली पार्टी है, पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस में बहुत बड़ा दिक्कत है कि जो फैमिली वाला पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, फैमिली से बाहर नहीं निकल सका 70 सालों में। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए डिले हो रहा है। कांग्रेस के सामने अब सबसे बड़ी सियासी चुनौती केरलम में आ खड़ी हो गई है। मुख्यमंत्री पद पर अभी तक फैसला नहीं होना ये दिखाता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। लंबे अरसे बाद केरलम में कांग्रेस ने लेफ्ट के किले में सेंध लगाई है, लेकिन राज्य में सत्ता संभालने की बारी आई तो पार्टी में पहले से ही रसाकशी होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो 6 दिन हो चुके हैं नतीजों को, लेकिन अभी तक केरल में कांग्रेस फैसला नहीं कर पाई है। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर तमिलनाडु से होगी, जहां पर विजय राज की आज से शुरुआत। पूरी खबर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। दादी, हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे। फिर भी हमारी आस्था पे आँच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ। विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अरे नहीं चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस यार। भाई अमीर आदमी है, पैसा प्रॉपर्टी बेहिसाब। अरे नहीं यार, मैं भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास ही हूँ। तो अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली को कौन संभालेगा? पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू।
और बात है तमिलनाडु की। बहुमत के आंकड़े से दूर रह जाने के बाद टीवीके ने आखिरकार बहुमत जुटा ही लिया और आज सुबह विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली। अपने 9 मंत्रियों के साथ शपथ लेने वाले विजय कुर्सी संभालते ही एक्शन मोड में नजर आए। अपनी सरकार के पहले फैसले के तहत उन्होंने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के अपने चुनावी वादे को पूरा कर दिया। डीएमके का साथ छोड़ने के बाद सत्ता में भागीदारी करने वाली कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। तमिलनाडु में आज 2 प्रमुख द्रविड़ पार्टियों डीएमके और एआईडीएमके के लगभग 6 दशकों से चली आ रही बारी बारी के शासन का अंत हो गया है। टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ले ली है। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் विजय ने सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें शपथ दिलाई। सीएम विजय के साथ 9 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें एन आनंद, आधव अर्जुन, डॉक्टर केजी अरुण राज, के संगोटैन, पी वेंकटरमण, आर निर्मल कुमार, राजमोहन, डॉक्टर टी.के. प्रभु, सिल्वी एस कीर्तना भी शामिल हैं। ये सभी विजय की पार्टी टीवीके के विधायक हैं। सहयोगी दलों के किसी भी विधायक को अभी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। समारोह में विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर और उनकी मां शोभा, अभिनेत्री त्रिशा समेत कई दिग्गज मौजूद थे। मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद विजय पहली बार सचिवालय पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फिर सीएम विजय ने 3 सबसे जरूरी कागजों पर साइन किए, जिसमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना, नशे को खत्म करने के लिए एक नई पुलिस टीम बनाना और महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास फोर्स तैयार करना शामिल है। विजय के मुख्यमंत्री बनने पर टीवीके के कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। विजय के पैतृक गांव मुथुपेट्टई के लोगों ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में उनके शपथ लेने पर जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी है। अपने संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि उनके आगामी कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं। केंद्र सरकार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी। इससे पहले शनिवार को विजय ने राज्यपाल अर्लेकर को टीवीके, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल के विधायकों के समर्थन पत्र सौंपे। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। विजय की 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके ने पहले ही विधानसभा चुनाव में 234 में से 108 सीटें जीती। तमिलनाडु में 1967 के बाद पहली बार गैर द्रविड़ दल का मुख्यमंत्री बना है। निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार वापस आएंगे तो खबर होगी यूपी में योगी सर का मंत्रिमंडल विस्तार। पूरी खबर पे नजर छोटे से ब्रेक के बाद। तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, एमडी शाही पनीर मसाला। पनीर तो क्या मस्त बना डाला। एमडीएच का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच एमडीएच। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। कैश है ना? भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाते हुए अपनी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार किया है। लखनऊ में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 6 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जबकि 2 नेताओं को प्रमोशन दिया गया और नई जिम्मेदारी सौंपी गई। इस विस्तार को सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। जहां विपक्ष मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल खड़े कर रहा है, तो बीजेपी ने एक टीम की तरह काम करके 2027 में फिर से बड़ी जीत हासिल करने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेंद्र चौधरी, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा, मनोज पांडे, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर को नए मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। इस दौरान कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें से 2 के प्रमोशन हुए हैं। इस बड़े विस्तार में भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। वहीं कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, हंसराज विश्वकर्मा और सुरेंद्र दिलेर ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। अजीत सिंह पाल और सुमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री बनाया गया है। आभार प्रकट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपनी पार्टी का, कि जिसने एक नई जिम्मेदारी और ये मौका हमें दिया है। तो मेरा ये संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे, पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, मोदी जी ने, योगी जी ने दी है, उसको अच्छे से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा। कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले सभी माननीय गण को हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ आप सभी जनसेवा व सुशासन के संकल्पों के साथ नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को नई गति प्रदान करेंगे। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल हेतु अनंत मंगल कामनाएं। केंद्रीय मंत्री व उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताया कि प्रदेश के विकास और आगामी विधानसभा चुनाव में इन मंत्रियों का बड़ा योगदान होगा। सभी मंत्रियों को तो पहले मैं बधाई दूंगा और आज सब लोगों ने, 8 लोगों ने, 2 लोगों ने पदोन्नति किया है और 6 लोगों को नया मंत्रिमंडल मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश के जो उनको कार्य सौंपा जाएगा वो ठीक ढंग से करेंगे। नए साथियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, अब पूरी टीम जो नए मंत्रिमंडल के साथी हैं सब लोग एकजुट होकर लगेंगे और उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाएंगे। हमारे जिन साथियों ने आज शपथ ली है, निश्चित है कि प्रदेश के विकास में और आने वाले चुनाव में बड़ा योगदान होगा। मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल का संदेश देने की कोशिश की है। भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे जैसे नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल कर पार्टी ने संगठनात्मक मजबूती का संकेत दिया है। वहीं पिछड़े और अन्य वर्गों को साधने के लिए भी नए चेहरों को मौका दिया गया है। माना जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार से सपा के पीडीएफ फॉर्मूले को बड़ा झटका लगेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ लखनऊ से विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। असम में बीजेपी सहित एनडीए के विधायकों ने हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। गुवाहाटी में हुए बीजेपी और फिर एनडीए विधायक दल की बैठक में हेमंत बिस्व शर्मा को नेता चुना गया, जिसके बाद उन्होंने असम के राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। 12 मई को शपथ ग्रहण असम में होता हुआ दिखाई पड़ेगा और मुख्यमंत्री शपथ लेते नजर आएंगे। तो उधर पुदुचेरी में भी फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है और एन रंगासामी फिर से राज्य की कमान संभालने वाले हैं। असम में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात कर सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। इससे पहले सुबह हुई एनडीए विधायक दल की बैठक में हिमंता बिस्वा शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे। 8 प्रस्ताव के साथ साथ हमारे दोनों एनडीए
के नेता, एजीपी के और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के नेता, सब ने एक ध्वनि से श्रीमान हेमंत बिस्वा शर्मा जी को घोषित किया है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के विधायक दल का नेता चुने जाने पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि असम भाजपा एवं एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने पर हिमंता बिस्वा शर्मा को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में असम प्रगति, सुशासन और आत्मनिर्भरता की राह पर निरंतर आगे बढ़ते हुए राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा। असम की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 12 मई को गुवाहाटी के खानापारा वेटनरी कॉलेज के खेल मैदान में होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इस ताजपोशी के साथ हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे और भाजपा असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। ये पूरा चुनाव प्रधानमंत्री जी का विकास का ये यज्ञ को असम का जनता ने आशीर्वाद दिया है और हम असम का जनता को विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हम अगली 5 साल भी दिन रात मेहनत करके काम करेगा। असम का विकास हमारा मूल लक्ष्य होगा। वहीं पुडुचेरी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक उनकी नियुक्ति शपथ लेने के दिन से प्रभावी होगी। सूत्रों के अनुसार रंगासामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लिहाजा असम और पुडुचेरी दोनों ही राज्यों में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी खबर के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।